गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री के सेक्शन से क्विट इंडिया मूवमेंट को। और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपको फुल नंबर देने में पूरी तरह से मदद करेगा। एक एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। What were the causes behind the Quit India movement? How the Quit India movement was exercised? And what were the outcomes of the Quit India movement? ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट चीजों को हम अपने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा आगे होने जा रहा है। ठीक है, सब पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बाकी तो जो है क्विट करके चले ही जाते हैं, उनसे खैर हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो वीडियो आप लोगों के लिए है क्विट इंडिया मूवमेंट पर। आप सामने जो है टॉपिक देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इवेंट्स लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो देयर वर नंबर ऑफ इवेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दोज इवेंट्स क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। ओके, हम यहाँ पर बाइलिंगुअली पढ़ेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई डाउट आती है, आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी जरूर लिखें। और आप यकीन मानिए, वेरी सून यू विल बी रिप्लाई विद द करेक्ट एंड द सेटिस्फैक्टरी आंसर, बिकॉज वी विल वर्क until and unless you will be satisfied. Okay, so the first event that we are going to talk about the resignation of the Congress ministries. ओके, यहां होता क्या है, कांग्रेस के मिनिस्टर्स, क्योंकि रिसेंटली 1937 में एक इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इन इलेक्शंस में जो है कांग्रेस की सरकार बहुत सारे प्रोविंसेस में बनती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस सरकार में थी, या तो इंडिपेंडेंट या फिर कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बना ली थी। ठीक है, अच्छा, अब कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया, हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये वो दौर था जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू होता है वो सितंबर के महीने 1939 में, यानी एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर को जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब वर्ल्ड वॉर यहाँ पे शुरू हो गया, अब क्योंकि इंडिया जो है वो एक स्लेव कंट्री है, किसकी? ब्रिटेन की। ओके, और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक मेजर कंट्री के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे ही ये वॉर शुरू होता है तो होता क्या है कि इस समय यहाँ पे वाइस रॉय के तौर पर भारत में अंग्रेजों की तरफ से जो वाइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने एक अनाउंसमेंट के थ्रू जो है इंडिया को पार्टिसिपेट करा दिया ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटेन। ठीक है, बट द कांग्रेस लीडर्स दे वर डिससेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन, so they decided not to be the part of the decision that the made by the British government in India, that India will participate in the second world war. ओके, अब कांग्रेस का यह भी कहना था कि क्या एक स्लेव कंट्री जो है वो आपका साथ दे सकती है? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो नहीं दे सकती है। तो इनकी डिमांड ये थी कि प्लीज गिव अस इंडिपेंडेंस एंड देन वी विल बी द पार्ट और वी विल सपोर्ट यू इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, इस तरह की डिमांड थी, लेकिन ऐसी कोई डिमांड नहीं मानी जाती है। तो यहां देखिए, हमने जो पॉइंट में यहां कलेक्ट किया है डाटा वो है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली ज्वाइंड द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द नेशनल कांग्रेस और द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अपने आप से ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस लीडर्स का ये कहना था, एंड दे आस्क फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या एक इंस्लेव्ड नेशन वो आपकी मदद कर सकता है, वो भी आजादी के लिए? ठीक है, पहले हमें आजादी दीजिए, उसके बाद हम आपके लिए कुछ करेंगे। दे डिमांडेड दैट इंडिया मस्ट बी डिक्लेयर्ड फ्री और एटलीस्ट हैव द इफेक्टिव पावर बिफोर इट कुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वॉर। ठीक है, डिमांड भी इनकी बिल्कुल सही थी। इस समय जो वाइस रॉय है, मैंने अभी आपको बताया लॉर्ड लिनलिथगो, यहां से आप ध्यान से देखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो इस समय वाइस रॉय थे। और लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है इस बात पर कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया। तो एट लास्ट जो है नाराज होकर के जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कंबाइंडली, कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया कि दे विल रिजाइन टुगेदर फ्रॉम ऑल द ऑफिसेस, ऑल द मिनिस्ट्रीज।
तो इन्होंने जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में 1939 में दे ऑल रिजाइंड। अब जब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कि इनके रेजिग्नेशन के इम्प्लीकेशंस क्या क्या पड़ते हैं। तो इम्प्लीकेशंस जो है वो नेशनल मूवमेंट पे तो बहुत पॉजिटिव पड़ते हैं, पर यहाँ पे वाइस रॉय या फिर जो है अदर पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता इसका। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में इम्प्लीकेशन में हम जान रहे हैं कि वाइस रॉय ही वॉज इंस्टीड ऑफ वरिंग ही वॉज हैप्पी बिकॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो जिनके पास बहुत सारे प्रोविंसेस में उन्होंने सरकार बना रखी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 में बना रखी थी, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जब वहां पे नहीं रहेगी तो उनके लिए यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और आसानी रहेगी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि पंजाब, बंगाल और सिंध जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, तो वहां पर भी जो है इन्होंने क्या किया, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी वहां पर जिनकी गवर्नमेंट थी यानी कि मुस्लिम लीग और कुछ रीजनल पार्टीज, इन्होंने रिजाइन नहीं दिया। ठीक है। और अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग ने इस दिन को डे ऑफ डेलिब्रेशन के तौर पर सेलिब्रेट किया। डे ऑफ डेलिब्रेशन यानी कि थैंक्स गिविंग डे के रूप में इन्होंने इस दिन को ऑब्जर्व किया। वाई? बिकॉज द कांग्रेस लीडर्स दे हैव रिजाइंड, नाउ ऑल द ऑफिसेस आर वैकेंट and in the next election they will get the more opportunity to form the government in these provinces. ओके, तो आप ये याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डेलिब्रेंस या थैंक्स गिविंग डे क्यों ऑब्जर्व किया था। ओके, इसके बाद हम कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। यहां पर एक सेशन होता है 1940 में मुस्लिम लीग का, और इस सेशन में एक रेसोल्यूशन ये पास करते हैं एंड दे डिमांडेड फॉर द पाकिस्तान, means they wanted a separate nation Pakistan for the Indian Muslims, and they derived the name Pakistan in this manner. They provided one formula also that what are the portions or the territory will be the part of the Pakistan. तो उनका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि इन्होंने जो है पी से पंजाब लिया, ठीक है, ए से अफगान का रीजन यानी कि जो वेस्ट फ्रंटियर रीजन था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहां पे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था खान अब्दुल गफ्फार खान इसी जगह से थे और इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। के फॉर कश्मीर, ओके, और फिर उसके बाद एस फॉर सिंध, इसके अलावा TAN तान फॉर बलूचिस्तान। तो इतना एरिया मिलाकर के पाकिस्तान की डिमांड इन्होंने 1940 में यानी मुस्लिम लीग ने इस डिमांड को प्रेजेंट किया। ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं यही लीड कर रहे हैं, या ये इवेंट्स की वजह से ही हमने या हमारी कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और मैं आपको पूरी की पूरी जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कोई भी चीज आपकी मिस आउट ना हो। ओके, इसी बीच में 1940 में अगस्त के महीने में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने एक ऑफर दिया और इनके इस ऑफर की वजह से इस डिक्लेरेशन को हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं, जो 1940 में दिया गया था। ये डिक्लेरेशन कब होती है? डिक्लेरेशन होती है 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, ऑन द ईव ऑफ द बैटल ऑफ ब्रिटेन के मौके पर एक ऑफर दिया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। और फिर से बताते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो कौन थे? वो वाइसरॉय थे इस समय, ठीक है। और ये घटना जो है या ये ऑफर जो है अगस्त ऑफर के नाम से इंडियन हिस्ट्री में देखा जाता है। कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया था। इट वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, और उसके साथ साथ जो है इट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग आल्सो, ठीक है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि कांग्रेस ने जो है अगस्त ऑफर को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहां पर वीटो पावर की बात की जा रही थी, जिससे जो है जो मुस्लिम कैंडिडेट्स जब तक कि एक मेजोरिटी में जो है वो किसी डिसीजन पे सहमत ना हो तब तक जो है वो डिसीजन या वो प्रपोजल पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो माइनॉरिटीज को जो है वीटो पावर दे रहे थे, इस वजह से जो है मुस्लिम कांग्रेस पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया। इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग का रिजेक्शन का कारण क्या था? बिकॉज जो मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि देयर वाज नो प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, अ सेपरेट नेशन विच वाज डिमांडेड बाय द मुस्लिम लीग। ओके, तो अगस्त ऑफर हो जाता है फेल। कुछ समय इंतजार किया जाता है और एक नए मिशन के तौर पर यहां पर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा जाता है।
और स्टैफर्ड क्रिप्स के ही नाम से इस मिशन को क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। अब देखिए क्या होता है इसमें। क्रिप्स मिशन जो है ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यहां पे प्रपोज करता है, क्रिप्स मिशन यानी कि स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। और ये क्या क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वॉर के बाद में, यानी सब कुछ वॉर के बाद में है, ये कहते हैं कि इंडिया वुड बी ग्रांटेड अ डोमिनियन स्टेटस। ओके, इंडिया को अब डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। ठीक, लेकिन अब हम या हमारे लोग डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं लड़ रहे थे। नाउ दे वर डिमांडिंग फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। याद होगा 1929 में लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इट वाज डिसाइडेड बाय द कांग्रेस पार्टी दैट नाउ दे वांट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं और पॉइंट नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग की जाएगी उस ड्राफ्टिंग के आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। ओके, अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही थी। ओके, आगे डिस्कस करेंगे इस बात को भी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखिए ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा फिर देखिए। ओके, अगर आपको पूरे नंबर लाने, अच्छे मार्क्स लाने अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। और केवल यही नहीं, फिर ये आपके लिए फ्यूचर में भी अलग अलग आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहां हर जगह ये आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो चुका होगा। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि देयर वुड बी अ फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या यहां पे दे रहे हैं कि जो प्रोविंसेस हैं वो अगर जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा, इफ दे वुड नॉट बी सेटिस्फाइड सो दे कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली। अब आप देखिए सेपरेटली बना सकते थे, यानी कि दे ट्राइड क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो स्टैफर्ड क्रिप्स मेड दिस प्रपोजल इन सच अ मैनर दैट इंडिया मे गेट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है, यानी इतने सारे प्रोविंसेस अगर अलग अलग हो जाते तो कितने देश बनते भारत में। पॉइंट नंबर 4 क्या सजेस्ट कर रहा है, द प्रोविंसेस वुड बी फ्री टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। ओके, अगर चाहे तो ज्वाइन करे, चाहे तो ना ज्वाइन करे। अब हम पॉइंट 5 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज दैट प्रोविजंस वुड आल्सो बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेशियल एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये जो हमने अभी पढ़े थे ये क्या थे, ये थे रीजन बिहाइंड द या हम कहेंगे द प्रपोजल्स गिवन बाय द क्रिप्स मिशन। फाइन, अब इसके बाद में इन प्रपोजल्स पर जो डिससेटिस्फेक्शन थी उसकी वजह से क्रिप्स मिशन को फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है सभी के द्वारा। अब हमें सेपरेटली रीजन भी जानने हैं, क्योंकि अगर हम रीजन नहीं जानेंगे तो रीजन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको आ जाएगी दिक्कत। तो ध्यान से आप सब सुनेंगे। तो अभी हम बात करें फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, और इस पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंटली बनता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है, क्या है, क्रिप्स मिशन डिड नॉट ब्रिंग विद इट्स प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन द नियर फ्यूचर। क्रिप्स मिशन ने कहीं पर भी इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया कि हम आपको फ्यूचर में कब आजाद करेंगे। सो इट वाज द डिससेटिस्फैक्टरी पॉइंट। ओके, एंड all the nationalist leader they reject the Cripps mission because of this reason. पॉइंट नंबर 2 है, द प्लान इन्वॉल्व पार्टीशनिंग ऑफ द कंट्री। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस भी जो है चाहे तो इंडियन यूनियन में रहें या अपनी सेपरेट कंट्री बनाए, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड नॉट between it will lead to the 2 different countries, 3 different countries, it will lead to a numerous different countries। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये भी रिजेक्शन का एक रीजन रहा। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने जो है इसको इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें जो है कहीं पर भी पाकिस्तान को बनाने की कोई बात नहीं की गई, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं था कि पाकिस्तान भी बनाया जाएगा। ओके, उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि जहां कहीं पर भी डाउट हो आप जरूर बात करें, जरूर पूछें। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट है, द हिंदू महासभा रिजेक्टेड द प्रपोजल्स बिकॉज इट फियर्ड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ओके, तो हिंदू महासभा ने भी सेम रीजन की वजह से कि कहीं देश के बंटवारे ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया।
अगर हम बात करें और माइनॉरिटी ग्रुप्स की, जैसे कि सिखों की, एंग्लो इंडियंस की, इंडियन क्रिश्चियंस की या लेबर लीडर्स की, इन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया क्योंकि इनको इसमें अपने लिए जो है कहीं पर भी सेफ गार्ड रूल्स नहीं दिखाई दिए, यानी ये सुरक्षित रहे ऐसे कुछ भी नियम इसमें नहीं दिखाई देते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 है, द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नो राइट टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, प्रिंसली स्टेट को जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार नहीं था इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या हुआ, क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल्स थे that were not accepted by any political leaders existed during that time in India, even any nationalist leaders who were present at that time in India, so it was completely rejected by everyone. यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस जो है गांधी जी का कोटेशन आता है, वो क्या है, गांधी जी क्रिप्स मिशन को कहते हैं अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फॉलिंग बैंक। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक का मतलब ये हुआ कि एक हमें इस तरह का चेक दिया जा रहा है जिस बैंक का कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं, और वो पोस्ट डेटेड चेक है। जैसे हम कहते हैं ना, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि आप इस चेक का इस्तेमाल उस डेट पे कर सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जो भी डेट पड़ी होगी। तो कहते हैं ये बिल्कुल हमें उसी तरह से एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में दिया जा रहा है, और एक उस बैंक का चेक के रूप में दिया जा रहा है जो कभी भी खत्म हो सकता है, एक फेल बैंक के चेक दिया जा रहा है, यानी हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप इसका मीनिंग समझेंगे, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है जैपनीज थ्रेट। ओके, अगला रीजन हम क्या पढ़ रहे हैं, जैपनीज थ्रेट। अब यहां थोड़ा सिचुएशन को समझना। जैपनीज थ्रेट में हम ये समझेंगे, जापान आपको पता है एशिया की कंट्री है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर जो है बहुत ही पावरफुल देश हुआ करती थी एशिया के अंदर, या हम यूं कहें सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री थी। और जापान यहां पर अपना पूरे ईस्ट में जो है अपना एक्सटेंशन करना चाह रही थी। तो जापान, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन था जापान का, तो जापान उन सभी देशों के ऊपर हमला कर रही थी जहां पर इंग्लैंड की कॉलोनीज थी। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो है जापान इंडिया के जो है, जो क्योंकि बर्मा पहले इंडिया का ही हिस्सा था और रिसेंटली ये डिवाइड हुआ था 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो बर्मा के आसपास तक जो है यहाँ पे जापान की फोर्सेस आ चुकी थी। वो कभी भी जो है असम पे अटैक कर सकती थी। ठीक है, असम इंडिया का हिस्सा है। ओके, गांधी जी ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया और लोगों को समझाया, सरकार को भी बताया कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, the Japanese army is going to attack on India. So, presence of British government in India is an invitation to Japan. ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं रहेंगे तो जापान हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, ऐसा गांधी जी का यहाँ पर मानना था। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पे अंग्रेजों से कहते हैं कि इंडिया सेफ्टी एंड द ब्रिटेन्स टू लाइज इन द ऑर्डरली एंड टाइमली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। अंग्रेजों को कहते हैं कि आप जो है भारत देश छोड़ दें, इसी में जो है हमारी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। ओके, लेकिन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इस समय तक भी कोई खास ध्यान नहीं देती है, जिस वजह से क्या होता है, गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना पड़ता है। ओके, जब गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना चाह रहे थे तो उस समय कांग्रेस के बहुत सारे लोग क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने जो है अपनी पूरी साख इस पे लगा करके जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करवाया। ठीक है, तो यहां पर एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कहां पर, वार्धा में, और जुलाई 1942 में फिर जो है एक रेसोल्यूशन एडॉप्ट किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है क्विट इंडिया रेसोल्यूशन। और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे आंदोलन शुरू करेंगे, और इस आंदोलन से जो है जो हमारा लक्ष्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो ये होगा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली। ठीक है, बिल्कुल एकदम जल्दी से जो है अंग्रेजों का शासन भारत से खत्म हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है यहाँ पर आंदोलन की बात कही जाती है। तो ये रेसोल्यूशन पास हो जाता है और क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे शुरू होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे ऑन अगस्त 8, 1942 और क्विट इंडिया रेसोल्यूशन पास हो जाता है वार्धा में जुलाई 1942 में। कांग्रेस जो है यहाँ पर नॉन वायलेंट
एक मास स्ट्रगल की शुरुआत करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। ठीक है, लीडर कौन होंगे? गांधी जी। यहीं पर गांधी जी ने अपना एक फेमस स्लोगन दिया था जिसका नाम था डू और डाई। ओके, हिंदी में कहते हैं करो या मरो। यानी कि गांधी जी के हिसाब से ये एक आखिरी आंदोलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जो अंग्रेजी सरकार को बाहर करने के लिए ऑर्गेनाइज होना था। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है? अगस्त 9 को जो है मॉर्निंग में, यानी फैसला कब लिया जाता है? ये 8 अगस्त को रेजोल्यूशन पास होता है और 9 अगस्त को जो है कांग्रेस के लीडर्स जो है वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पर ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन जीरो आर। और ऑपरेशन जीरो आर के तहत जो है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के वो सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए इमीडिएटली। पर आंदोलन तब भी नहीं रुका। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल किस किस ने प्ले किया था। बाकी देखिए और सरकार ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी वाज वंस अगेन डिक्लेयर्ड इलीगल पार्टी। ये इनकी तरफ से था, सरकार की तरफ से। पूरे देश में जो है स्ट्राइक्स चल रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे और सरकार जो है यानी पुलिस उन पर लाठीचार्ज और फायरिंग करती जा रही थी। ठीक है, आंदोलन के दौरान की घटनाएं हैं और ये सब आप रिप्रेसिव पॉलिसी में भी लिख सकते हैं। अच्छा, पीपल अटैक्ड द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन, यहाँ हर जगह धरने हो रहे थे और लोगों के द्वारा भी जो है इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिस वजह से पुलिस भी जो है इन पर लाठीचार्ज कर रही थी। नेशनल फ्लैग्स वर होस्टेड ऑन द पब्लिक बिल्डिंग। ठीक है, और ऐसे ही करते करते जो है कई ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेज सरकार के सभी नुमाइंदे खत्म करके, सभी रिप्रेजेंटेटिव हटा करके इन्होंने टेम्परेरी अपनी पैरेलल सरकार तक बना ली। और वो कहां कहां पे बनी थी? वो बनी थी बलिया में उत्तर प्रदेश के, तामलुक में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, सतारा महाराष्ट्र में। यहां पर इन्होंने अपनी जो है पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। हालांकि टेम्परेरी थी लेकिन इतना बड़ा आंदोलन था कि अपनी खुद की सरकार बना करके चलाने लगे इन जगहों पर। ठीक, अच्छा इसके बाद जो है जब बड़े लीडर्स जब अरेस्ट हो गए थे, यानी बड़े लीडर्स जब अरेस्ट थे, तो यहाँ पर एक्चुअली किसने लीड किया? तो यहाँ पे कुछ नाम आते हैं जो आगे चल के पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक नाम है अच्युत राय पटवर्धन, इसी तरह जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली और नाना पाटिल। तो इन लोगों का इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल था। इसमें अगर हम जो है कुछ महिलाओं के, कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल की बात करें तो जैसे अरुणा असफ अली, ये भी फीमेल का ही नाम है, इनका इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा जो है मतांगनी हजारा वेस्ट बंगाल की। ठीक है, और फिर जो है कनक लता बारुआ असम की, रामा देवी उड़ीसा की और अरुणा असफ अली जो भी मैंने आपको बताया था। इन लोगों के द्वारा जो है जगह जगह पर जो है फ्लैग होइस्ट किए गए। और जो एक बड़ी घटना है वो ग्वालियर टैंक ग्राउंड में जो है इनके द्वारा, मुंबई में ही है, 9 अगस्त 1942 को भारत का आजादी का झंडा फहराया गया। ठीक है, बड़ा ही मुश्किल होता था ये सब काम कर पाना। आज हम इनको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अगर फील करके देखें कि उस जमाने में कितनी मुश्किलों से जो है इन लोगों ने आंदोलन लड़े होंगे। इसके अलावा जो है एक नाम और है उषा मेहता। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रेडियो स्टेशन पर दिखाई देता है, जिन्होंने जो है रेडियो स्टेशन के थ्रू, वैसे इन सबका रोल रेडियो स्टेशन से है, किस तरह से लोगों को लीड करना है, अंडरग्राउंड होते हुए जो है इन्होंने रेडियो स्टेशन की मदद से लोगों तक अपने मैसेजेस, अपने आंदोलन को पहुंचाया। अब जब इतना हो रहा है तो गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, तो ऊपर भी हमने कुछ चीजों की बात की थी, यहां पर भी बात करेंगे। द प्रेस वॉज कंप्लीटली मजल्ड। इंडियन प्रेसेस को पूरी तरह से जो है अगर हम कहें तो बैन कर दिया गया। द डेमोन्स्ट्रेटिंग क्राउड्स वर मशीन गन्ड, यानी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, बॉम्बारी की गई। प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड, जो पॉलिटिकल कैदी थे उनको टॉर्चर किया जा रहा था। और एक फैक्ट हमारे पास आता है, लगभग है अबाउट, कि यहाँ पर जो है 10,000 के लगभग जो है लोग मारे जाते हैं, 60,000 अबाउट वर अरेस्टेड। ठीक है, और यहाँ पे मिलिट्री को भी लगाया जाता है ताकि आंदोलन को संभाला जा सके। और रिवेलियस विलेजेस हैड टू पे ह्यूज सम ऑफ प्यूनिटिव फाइन, क्योंकि अगर जहां पे देखा गया कि पूरे पूरे गांव ने जो है रिवेल किया हुआ है, तो ऐसे गांव पर भी जो है फाइन तक लगाए गए
यानी फाइन किस फॉर्म में, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिए गए, उनसे जो है नुकसान का खर्चा भरपाई ये सब की जाने लगी। ओके, इंडिया हैड नॉट विटनेस सच इंटेंस रिप्रेशन सिंस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम यूं समझे कि इससे पहले इतना जो है गंभीर रिप्रेशन कभी नहीं अपनाया जाता है। गांधी जी को जो अरेस्ट करके रखा जाता है वो आगा खान के पैलेस में रखा जाता है, ठीक है, और इसी दौरान इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी वो भी इनके साथ इसी पैलेस में होती है जहां पर अरेस्ट करके रखा जाता है, और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है यहीं आगा खान के पैलेस में। किसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं? वाइफ ऑफ गांधी जी, कस्तूरबा गांधी। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पैक्ट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये इम्पैक्ट्स क्या क्या इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, तो इम्पैक्ट को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज इनफैक्ट शॉर्ट लिव्ड। हम ये तो कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक थोड़े से समय के लिए चलती है, लेकिन इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स इससे बहुत ज्यादा हाई लेवल तक पहुंचती है, और लोग जो है वो यहाँ स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करने के लिए बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जन आंदोलन के तौर पर क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंस के रूप में, उसके इम्पैक्ट के रूप में हम समझ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, इट वॉज एविडेंट दैट द ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर फाइंड इट पॉसिबल टू रूल इंडिया। यानी कि दिस movement proved that now the British rule would be for only few months or few days in India. Now they supposed to leave the Indian territory. Point number 3 is that people from all parts of India took part in procession and demonstration. यानी एक बड़ी भारी मात्रा में जो है लोगों ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोसेशन में पार्टिसिपेशन दिया। और पॉइंट नंबर 4 है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्ट्रेंथन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिकॉज ऑफ इट्स हीरोइक रोल इन द मूवमेंट। और वो कौन कौन लोग हैं? वो आपके जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, इन जैसे लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर एक बड़ा ये इस आंदोलन को जो है स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है। ठीक है, और हीरोइक रोल इनके द्वारा दिया गया। देन आफ्टर द सुप्रेशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रिमेन डोरमेंट टिल द क्लोज ऑफ द वॉर ऑफ 1945। तभी हम अपने आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1946 में यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए एक नया कमीशन आता है, और उस कमीशन का नाम क्या होता है? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो ये सब हमने अपने आज के वीडियो में पढ़ा है। मैंने सिलेबस से रिलेटेड किसी चीज को नहीं छोड़ा। अब आप देखेंगे क्या इसमें आपको समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताते रहिए, और इस तरह से जो है आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। So thank you very much for watching the complete video. Thank you very much.